Welcome dear student, welcome to this video. Now in internal respiration हम लोग respiration के जो है वो टाइप्स देख रहे हैं या मैकेनिज्म देख रहे हैं, जिसमें हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा, ब्रीदिंग देखा. अब हम इंटरनल रेस्पिरेशन देख रहे हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन देखा. आज हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से फिर बाहर या सेल जो भी सेल्स है टिश्यूज से है वो वहां से ब्लड में और फिर ब्लड से लंग्स के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सेल होता है. ठीक है, तो वो सब हमें देखना है. ना देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक रेडिली सॉल्युबल सब्सटेंस है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वो आरबीसीज और प्लाज्मा के माध्यम से जो है वो फिर हमारे बॉडी से बाहर जो है वो एक्सेल करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, तो जो भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 3 स्टेप में होता है. सबसे या 3 फॉर्म में होता है. सबसे पहले बाय प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है उसमें 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ये 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये डिसॉल्व हो जाता है इनटू प्लाज्मा या प्लाज्मा में जो वाटर है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है. ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड जो है ये कार्बोनिक एसिड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो कार्बोनिक एसिड. यहाँ पे देखो 2 वे एरो बताया. 2 वे एरो मतलब क्या, ये कार्बोनिक एसिड वापस से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो सकता है, वापस से ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए इसे 2 वे एरो से एक्सप्लेन किया है. तो ये पहला स्टेप है जिसके द्वारा 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के द्वारा कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, देन इसके बाद में दूसरा है बाइकार्बोनेट आयन. नाउ बाइकार्बोनेट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट में फॉर्म होता है. देखो यहाँ पे नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द टिश्यू सेल डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा एंड देन इनटू आरबीसी. सबसे पहले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पहले डिफ्यूज होता है प्लाज्मा में और फिर उसके बाद में आरबीसीज में और उसके द्वारा वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है. सबसे पहले आरबीसी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कंटेनिंग एंजाइम. जिंक कंटेनिंग एंजाइम जो है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक है, ये एंजाइम की मदद से जो है कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है. मतलब आरबीसीज में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ में कंबाइन होगा. किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा विच इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जो भी आपका यहाँ पे रिएक्शन है उसके थ्रू. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज फाउंड इन आरबीसीज एंड नॉट इन प्लाज्मा. देखो यहाँ पे भी अगर हम प्लाज्मा में भी देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड ही फॉर्म कर रहा है. आरबीसीज में भी वो वाटर के साथ में कंबाइन होके जो है वो कार्बोनिक एसिड ही फॉर्म कर रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि इन केस ऑफ प्लाज्मा यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आरबीसी में जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है. उसके मदद से वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द आरबीसी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द प्लाज्मा. प्लाज्मा में जो भी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड बोथ इन प्लाज्मा एंड आरबीसी, लेकिन आरबीसी में इसका फॉर्मेशन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लाज्मा. कार्बोनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल. अब कार्बोनिक एसिड जो है वो स्टेबल फॉर्म नहीं है, इसीलिए वो इमीडिएटली जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू HCO3 आयन एंड H+ आयन. इसमें वो ब्रेक हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है. ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसी के प्रेजेंस में वो अनस्टेबल होने की वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक जो है वो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में नहीं रह पाता और वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद में ब्रेक होने के बाद में जो है जो भी आरबीसी है उसमें HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. ब्रेकडाउन होने की वजह से HCO3 के मॉलिक्यूल्स वहां पे क्या होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं. ठीक है, देन देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड वापस से किसमें डिसोसिएट हो गया क्योंकि वहां पे वो अनस्टेबल कंपाउंड है, तो H+ आयन एंड HCO3 में वो डिसोसिएट हो गया. इन दिस it thus moves out the RBCs. और यहाँ पे HCO3 का जो आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जरूरत से ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया क्रिएट हो
जाता है और उसकी वजह से वो आरबीसी से बाहर निकलने लगते हैं। इट वुड ब्रिंग अबाउट इनबैलेंस ऑफ द चार्ज इनसाइड द आरबीसी। जब HCO3 जो है वो जरूरत से ज्यादा आरबीसी से बाहर निकलने लगते हैं, ऐसे समय में आरबीसीज में जो है वो चार्जेस का इम्बैलेंस, क्योंकि नेगेटिव आयन बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिव आयन भी वहाँ पे है, क्योंकि H+ भी है और HCO3 भी है, तो वहाँ पे आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ऐसे केस में उसे मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो भी क्लोराइड आयंस है, ठीक है, वो आरबीसीज में अंदर एंट्री करने लगते हैं। आरबीसी में क्लोराइड आयन एंट्री करने लगते हैं और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट या फिर इट इज कॉल्ड एज हेम्बर्गिस फिनोमिना, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, हेम्बर्गिस फिनोमिना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन जो है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो भी आरबीसीज है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 आयन को होल्ड नहीं कर पाएगा और वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में जाने के लिए आरबीसी से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसीज में आयन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वो आयन का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड आयंस जो है वो आरबीसी के अंदर एंट्री करने लगेंगे। इस फिनोमिना को कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट या फिर हेम्बर्गिस फिनोमिना, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में ये जो भी HCO3 आयन है जो आरबीसी से बाहर निकल गया है, वो Na+ आयन या फिर पोटेशियम आयन, मतलब सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन के साथ में क्या होने लगेगा, ज्वाइन होने लगेगा। ये सोडियम और पोटेशियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। और वो कंबाइन होने के बाद में वो बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा ना। H+ आयन इज टेकन अप बाय प्रोटीन, और जो आरबीसी में H+ आयन प्रेजेंट है वो कौन कंबाइन कर लेगा, हीमोग्लोबिन। प्रोटीन मतलब कौन सा प्रोटीन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन उसे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन क्यों, क्योंकि वहां पे H+ आयन ऐड हो रहा है, ठीक है। देन दीज H+ आयन माइट बी एक्सपेक्टेड टू लो द ब्लड pH but they are buffered by hemoglobin by the formation of deoxyhemoglobin। ना देखो, जो भी H+ आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन हीमोग्लोबिन में बढ़ने की वजह से या हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होने की वजह से ब्लड का pH कम हो सकता है, लेकिन जो भी हीमोग्लोबिन है ये इससे डीऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो बनाकर ये pH को, जो कम pH हो रहा है उसे मेंटेन रखता है, मतलब बफर की तरह काम करता है हीमोग्लोबिन, मतलब ब्लड के pH को मेंटेन रखता है, उसे कम होने नहीं देता, ठीक है। Then at the level of the lung is respond to the low partial pressure of carbon dioxide of the alveoli air, hydrogen ion and bicarbonate ion combine to form carbonic acid, and under the influence of carbonic anhydrase carbon dioxide and water is formed। ना देखो क्या हो रहा है, जो भी लंग्स है, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स जो है इसमें लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होने लगता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और जिसकी वजह से जो भी H+ आयन है और बाइकार्बोनेट्स है वो वापस से कंबाइन होते हैं, ठीक है। H+ आयन और बाइकार्बोनेट जो है वो वापस से कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड जो है वो अगेन फिर से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे आरबीसीज प्रेजेंट है और उसके प्रेजेंस में वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होने लगता है, मतलब ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा, मतलब उल्टी प्रोसेस हो रही है। पहले देखो यहाँ पे बाइकार्बोनेट और H+ आयन तैयार हुए, ये एक फेज हो गया, और फिर अब वापस से ये H+ आयन और बाइकार्बोनेट आपस में कंबाइन होके वापस से कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और वापस से ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट होगा। देखो शुरुआत वहीं से हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिलकर कार्बोनिक एसिड बना था। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है कि कार्बोनिक एसिड वापस से सेपरेट हो रहा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसीलिए ये कहा है कि ये वापस से ब्रेक डाउन हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो गए तो अब क्या होगा, बाय आरबीसी 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स विद अमीनो ग्रुप। जो भी अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो लंग्स में रिलीज हुआ है
विथ वाटर, उसमें से 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमीनो ग्रुप, हीमोग्लोबिन में जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ में बाइंड होगा और फॉर्म करेगा क्या, कार्बो अमाइनो ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज रेडिली डिकम्पोज, मतलब वापस से ये क्या हो जाएगा, जो भी कार्बोनिक एसिड है ये आसानी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वापस से डिसोसिएट होगा और उसकी वजह से ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। मतलब अमीनो ग्रुप जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा तो ये एक लूजली कंपाउंड है, मतलब बाइंड तो कर लिया लेकिन ये एक परमानेंट कंपाउंड नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से और यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अमीनो ग्रुप जो है वो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, जो उसको बाइंड किया था वो वापस से उसे क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस रिलीज हो जाएगा और फिर लंग्स के थ्रू जो है वो एक्सहेलेशन के दौरान हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे पहले प्लाज्मा और आरबीसी के द्वारा पहले जो है वो कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म किया जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है इसके बाद में वो बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है, H+ आयन और HCO3 आयन सेपरेट होते हैं, वापस से रिकम्बाइन होके वापस से कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, वापस से कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड अमीनो ग्रुप अटैच कर लेते हैं, लेकिन ये परमानेंट अटैचमेंट नहीं होता और यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर के चलते अमीनो ग्रुप आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है वो लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब आपके सेल से ब्लड में और ब्लड से फिर बॉडी के बाहर जो है वो रिलीज होता है इन दिस पर्टिकुलर साइकिल और इन दिस पर्टिकुलर पाथवे। तो इस तरह से हमने आज देखा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन। इसके बाद में बचता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एज सच देखा जाए तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो सबसे इजी टाइप है, सबसे लास्ट स्टेप है। इसमें दो पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है फॉस्फोराइलेशन। पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने कंज्यूम किया है उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है एंड ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसके पास में जो भी एनर्जी थी इन द ट्रैप्ड फॉर्म वो इस कन्वर्शन के दौरान रिलीज होती है एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन में हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान जब हो रहा है उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। उसके बाद में दूसरा स्टेप फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में जो भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, हमने जो है वो रेस्पिरेशन 11th में रेस्पिरेशन ये चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए एडिनोसिन ग्रुप के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, लेकिन जो तीसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है दैट इज अटैच विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ में वो अटैच होता है, वो जो एनर्जी जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो अबाउट 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज होता है, 7.3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एंड एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। एक्चुअली एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यही 2 स्टेप्स है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में देखा है। इसके बाद में है द कॉमन क्या बोल सकते हैं ब्रीदिंग। ठीक
ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो वो जो प्रोसेस है ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये आप लोगों को पता है, तो आप लोग बुक में से देखकर ये जो है वो कर सकते हो। तो इस तरह से जो है वो सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन, ये चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट लेना था वो यहाँ पे अभी खत्म होता है। इसके आगे का जो भी पार्ट रहेगा वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।